सिंधी और सिंधी समाज की पहचान। चैप्टर 16। सिंध में स्वतंत्र राज्यों का काल 835 ई से 854 ई। खिलाफत की राजधानी को दमिश्क में स्थानांतरित किए जाने के बाद खलीफा अब्दुल्ला माक चाहते थे कि खलीफा की राजधानी में वापस आने के बजाय अरब सेना सिंध में ही रहे। सिंध में तैनात अरब सेना में विभिन्न देशों की विभिन्न जनजातियां शामिल थी। मुख्य जनजातियों को कुरैशी, सिद्दीकी, फारूकी, तमीमी, नजरी आदि के रूप में वर्णित किया गया है। सिंध में बसने के बाद समय बीतने के साथ वे स्थानीय समुदाय में समाहित हो गए और उन्होंने सिंध को अपनी भूमि, अपना देश माना और सिंधी मिट्टी के जादू ने उन्हें अपनी गोद में स्वीकार कर लिया। बदलती परिस्थितियों के कारण कभी-कभी अरब केवल उन्हीं के द्वारा बनाए गए गांवों में बस जाते थे, लेकिन सामान्यतः वे स्थानीय आबादी में मिल जाते थे। 195 हिजरी युग के आसपास बगदाद विभिन्न धर्मों के लिए एक बहस का केंद्र बन गया था। विभिन्न धर्मों के दार्शनिक आधारों में बेहतर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए अलग-अलग दृष्टिकोणों को समझने के लिए गहन अंतर्धार्मिक बहस हुआ करती थी। उस समय लोअर सिंध में ब्राह्मणाबाद एक बड़ा और महत्वपूर्ण शहर माना जाता था। ब्राह्मणाबाद के पास मोहम्मद बिन कासिम के बेटे उमरों ने अरब सेना के लिए सुरक्षित अभयारण्य के रूप में मंसूरा नाम का एक नया शहर बनाया, क्योंकि अरब सेना केवल सिंध के तटीय क्षेत्र लार तक ही सीमित थी। उमैय्यद खलीफात की अवधि के दौरान यह शहर फैल गया था 1 वर्ग मील में और 1 बाब अल-भर, 2 बाब सिंधन, 3 बाब मुल्तान, 4 बाब तूरान नाम के 4 द्वारों के साथ किलेबंदी थी। इस शहर में लकड़ी और मिट्टी से बने दमिश्क की शैली में घर थे। हिंदू राजाओं की प्रथा के अनुसार अरब सेना ने भी हाथियों को अपने अधीन कर लिया था। कहा जाता है कि सेना लगभग 40,000 थी और शहर समृद्ध था और दमिश्क और बगदाद के बराबर इस्लामी दुनिया में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाना जाने लगा। उमरों की मृत्यु के बाद उमर बिन अब्दुल अजीज नाम के अरब सभ्य के एक स्थानीय प्रमुख हारून अल रशीद ने तत्कालीन खलीफ को लिखा था कि वह स्वतंत्र रूप से सिंध पर शासन करेंगे, लेकिन उन्हें श्रद्धांजलि देना जारी रखेंगे। दूरदराज के सिंध में चल रहे गृहयुद्धों के कारण खलीफा वहां की स्थिति से तंग आ गए थे और उन्हें खलीफ द्वारा राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था, केवल इस शर्त के साथ कि वह उन्हें श्रद्धांजलि देना जारी रखेंगे। अब्दुल बिन अजीज ने अपने प्रभाव को बढ़ाया और इसके बारे में कोई घोषणा या धूमधाम किए बिना स्वतंत्रता प्राप्त की। उन्होंने 884 ईस्वी तक बढ़ते प्रभाव के साथ मंसूरा राज्य पर शासन करना जारी रखा। उनकी मृत्यु तक उनके बेटे अब्दुल्ला बिन उमेर ने शासन किया, जिन्होंने शासन किया 914 ईस्वी तक और उनके बेटे ओमर बिन अब्दुल्ला ने उनका उत्तराधिकारी बना लिया। कहा जाता है कि वह शाही तरीके से रहते थे और उनके अधिकार क्षेत्र में 3 लाख गांव थे। उनकी सेना ने 5,080 हाथियों का दावा किया था। जब इस अवधि के दौरान अब्बासिद खलीफत भटक रहे थे, मंसूरा ने शिया धर्म के कई प्रचारकों को आकर्षित किया। हालांकि वे सिंध में कोई महत्वपूर्ण घुसपैठ करने में असफल रहे, लेकिन मुल्तान क्षेत्र में सफल रहे। कहा जाता है कि यह राजवंश 1011 ईस्वी तक चला था। हाल के शोध इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सुमरा स्थानीय शासकों के एक कबीले ने 9वीं शताब्दी में ही खुद को प्रभावी शासकों के रूप में स्थापित कर लिया था। इस अवधि के दौरान जिन अन्य राज्यों का उल्लेख किया गया है, वे इस प्रकार हैं। मकरान, ईसा बिन मस्दान इस समय के शासक थे और इसकी राजधानी केच थी। यह एक विशाल राज्य था और यह एक पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण
बाहरी लोगों ने अपने अभियानों के दौरान हमेशा इस क्षेत्र से परहेज किया। कहा जाता है कि सिकंदर को भी इस मार्ग से गुजरते समय भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। यहाँ के निवासी स्वाधीनता प्रेमी और बलवान हैं, इसलिए उन्होंने इतिहास के अधिकांश काल में विदेशी शासन से स्वाधीनता का आनंद उठाया है। मुल्तान मुल्तान के शासकों ने शुरू में मंसूरा शासकों का हिस्सा होना स्वीकार किया और इसे सिंध का हिस्सा माना गया, लेकिन 8वीं शताब्दी में इसने स्वतंत्रता की घोषणा की। फिर से गजनवी और गौरी शासकों के काल में यह सिंध का हिस्सा बन गया। मुल्तान में एक मंदिर था जो सभी हिंदुओं द्वारा पूजनीय था और कई लोग यहाँ तीर्थ यात्रा के लिए आते थे। मंदिर के खजाने धन से भरे हुए थे और कोई भी हिंदू राजा मंदिर के देवता के क्रोध को भड़काने की हिम्मत नहीं करेगा, इसलिए यह क्षेत्र मुक्त था। इस प्रकार आक्रमणों से शिया मुसलमानों को भी एक प्रकार की सुरक्षा प्राप्त थी। इस प्रकार मुल्तान को स्वर्ण सीमा द्वारा संरक्षित कहा जाता था। तुरान सिंध में उस समय तुरान का एक राज्य मौजूद था। मिर्जा कलीच बेग का मत है कि तुरान ने सहिता क्षेत्र का अनुमान लगाया होगा। हिजरा युग 375 में एक अरब यात्री माइन बिन अहमद ने देखा है कि शहर का निर्माण किया गया था। बीच में दो पहाड़ियां एक घाटी थी। एक पहाड़ी पर राजा के महल थे जबकि दूसरी तरफ आम जनता निवास करती थी। यह मार्ग पुराने व्यापारिक मार्ग पर पड़ता था और कई व्यापारियों के काफिले यहाँ से गुजरते थे। कुछ यात्रियों ने इस नगर को किखन भी कहा है। वेहंद एक राज्य का उल्लेख वेहंद के रूप में भी मिलता है। इतिहासकार इसके सटीक स्थान को इंगित करने की स्थिति में नहीं है। यह माना जाता है कि यह वही राज्य हो सकता है जिसे गांधार के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी वेहन थी। ऐसा माना जाता है पुष्कलावती वर्तमान पेशावर पाकिस्तान में के पूर्व में मौजूद था। एक हिंदू राजा ने यहाँ शासन किया था। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय इसे उसके द्वारा कब्जा कर लिया गया था और इसे सिंध का हिस्सा माना जाता था। कनौज यह राज्य मुल्तान की सीमा के निकट विद्यमान था। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने इस राज्य को जीतने की कोशिश की, लेकिन इसे जीत नहीं सके। यह एक हिंदू राजा द्वारा शासित एक स्वतंत्र राज्य बना रहा, लेकिन मोहम्मद गजनवी द्वारा इसे चलाया गया और मुल्तान का हिस्सा बना दिया गया। बधा यह राज्य तुरान, मकरान, मुल्तान और मंसूरा के बीच था। यह देहाती जनजातियों द्वारा बसा हुआ था और समृद्ध जंगलों से भरा हुआ था। इसकी राजधानी कादबील थी। शेष अगले चैप्टर में। धन्यवाद।